नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अभी जो रिसेंटली 2025 में रीट पात्रता का जो एग्जाम लगा है उसके पेपर के एनालिसिस के बारे में और उस आंसर की के बारे में, जो एक पूरी तरह से सटीक रहेगी और बड़े ध्यान से हम क्वेश्चंस को समझते हुए भी चलेंगे। जो चीजें आपकी गलतियां हुई है वो आगे गलतियां मेंस में नहीं हो, उन गलतियों को सुधारते हुए चलना और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, रीट पात्रता 2025 लेवल 2 जो साइंस वाले हैं, साइंस मैथ से जुड़े हुए और जो साइंस बायो से साइंस से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स है जो आगे जाके साइंस की स्ट्रीम के जो टीचर बनेंगे उनके लिए ये पेपर का एनालिसिस है और एक सटीक आंसर की है। उस आंसर की के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलते हैं हमारे जो सवाल है उनकी तरफ। ठीक है, आज का जो पहला सवाल है जो हमारे स्क्रीन पर है वो ये है। ये कह रहा है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन में के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। देखो, ये कह रहा है प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन अपने आप में 100% होगा। ये कह रहा है इसमें 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 140%। ये ऐसे कह रहा है कि मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी, इसका मतलब जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 40%। कितनी परसेंट की दर से, 5% एक साल की दर से। तो आप ये कह सकते हो सर 5% एक साल का है, तो हमें पता है कितने साल का हो जाएगा, तो 40% 5 से कट जाएगा कितनी बार, तो आपको होगी सर 8 वर्ष। तो कितने वर्ष में हो जाएगा, 8 वर्ष में। ये क्वेश्चन पेन कॉपी चलाने का नहीं है, आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कोई धन 100% था, वह उसमें 40% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो हम कहेंगे सर एक साल का 5% बढ़ाना था, 40% बढ़ा दिया तो 8 साल हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 साल हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है आयत चित्र में आयतों की ऊंचाइयां हैं उन वर्गों की होती है। देखो, आयत चित्र इस प्रकार का होता है, यहां पे आपको वर्ग अंतराल लिखना होता है, वर्ग अंतराल, और यहां पे बारंबारता लिखनी होती है, बारंबारता लिखनी होती है। अब मैं कहूं कि 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लिखेंगे ना। और मैं कहूं कि ये वाला चित्र इस प्रकार का बना है, ये फिर ये वाला ये बन रहा है, और यहां से लेकर इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं, ऐसे है। और मैंने कहा कि यहाँ पे 50 है, ये 40 है, और मान लीजिए ये 45 ऐसे है। तो मुझे बताओ ये जो ऊंचाई बता रही है वो क्या बता रही है, तो आप ये कह दो कि सर ये बारंबारता बता रही है। तो जो आयत चित्र में आयतों की ऊंचाइयां होती है वह उनकी बारंबारता के समानुपाती होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, आंसर होगा। जो ऊंचाइयां होती है वो क्या होती है, बारंबारताओं के समानुपाती होती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। जब भी स्क्वायर होता है तो कितनी बार वृद्धि होगी, 2 बार। तो 25 पर 2 बार वृद्धि होती है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू टी बटा में 100। तो 2 बार वृद्धि होगी तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटा में क्या आएगा, 100। 25 और 25 50 प्लस 25 इंटू 25 625, 100 का भाग नहीं, पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हुआ, 56.25%। कितना परसेंट हो जाएगा, 56.25% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। प्यारे विद्यार्थियों, सवाल ऐसे ही नहीं कई और तरीके से होता है, बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो हम कह सकते हैं पहली भुजा 4 थी, अब 5 होगी, फिर 4 थी, अब 5 होगी, तो भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हुआ, 25। तो यहाँ से ये कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 9 कहां से बढ़ा, 16 से। हमें किस कहां तक बढ़ाना है, परसेंटेज में 100 से। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो हम कहेंगे 225 में किसका भाग दे दीजिए, 4 का। तो 4 5 20 हो जाएगा, 2 बच गया, 4 से 24, तो 2.5625% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा,
आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसका आंसर आप मैच कर लेना कि आपका क्या कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और ज्यादा टफ पेपर नहीं आया ये, कहीं आप ये सोचो कि टफ पेपर आया है। अगला सवाल ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को प्रतिबिंबित नहीं करता? गणित की प्रकृति को प्रतिबिंबित कौन सा नहीं करता? ये कह रहा है गणित में ज्ञान स्पष्ट व तार्किक होता है। बिल्कुल सही है, गणित में ज्ञान स्पष्ट होता है, तार्किक होता है। गणित के नियम, सिद्धांत और सूत्र सार्वभौमिक होते हैं। बिल्कुल सार्वभौमिक। अगर आपको फल निकालना है तो ऐसा ही निकाल होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा में क्या होता है 100। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होते हैं। तो आप चाहे भारत में निकालो, चाहे आप पाकिस्तान में जाके निकालो, चाहे अमेरिका में जाके निकालो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, ब्याज के फॉर्मूले ये के ही रहेंगे। तो गणित के नियम, सिद्धांत और सूत्र क्या होंगे? सार्वभौमिक होंगे। ये कह रहा है गणित की भाषा सुपरिभाषित होती है। बिल्कुल गणित की भाषा पहले से ही परिभाषित होती है। किसी भी चीज के लिए हम कह सकते हैं 2 + 2 हमेशा 4 होगा, इसमें 5 नहीं होगा। तो ये गणित पूरी तरह से परिभाषित होता है। ये कह रहा है गणित के सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित होता है। नहीं, गणित का सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित नहीं होता, क्योंकि गणित को आप पंसारी की दुकान से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, यानी कि एक रेडी वाले की दुकान से लेकर आप अंबानी तक की बात करें तो वो भी गणित का प्रयोग करते हैं। तो गणित का जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं, बहुत व्यापक है। तो गणित की जो प्रकृति है उससे जुड़ा हुआ कौन सा वर्ड नहीं है, सी शब्द नहीं है। ये कह रहा है गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित होता है। ये इसका क्या होगा? गणित की परिभाषा को प्रकृति को क्या नहीं करता? प्रतिबिंबित नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या बात समझ में आ गई होगी? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। ये कथन किसने कहा था? ये जो कथन कहा गया था, मार्शल एच स्टोन ने कहा था। मार्शल एच स्टोन ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला ये कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है और एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये क्या होता है? 1 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सही है। और ये कहा कि एक ही आधार पर बने हुए हैं, इसका मतलब उनका आधार बराबर, तो इस आधार से ये आधार कैंसिल हुआ। हमें ये ऊंचाई, अभी इसकी ऊंचाई कितनी दी है? तो आप कहोगे सर इसकी ऊंचाई दी है 2। कितनी दी है? 2। अभी क्रॉस इधर गुणा होगा तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? 2 इंटू 2 बराबर 4 सेमी। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, समझ में आ गया। हर संशय आपका मिटता चलेगा, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। अगला सवाल है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -2 का मान क्या है? ध्यान से सुनो, किसी भी अगर मैं कहूं कि 1 की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा और हमेशा 1 होगा। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1। अब 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2 की पावर 1। 1/2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर 1/2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 की पावर -2 का मतलब है 1/2 की पावर 2। यही हुआ मतलब। तो इसका भी मतलब हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? 1/4। सबको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। इसको जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। इसको जोड़ेंगे तो सोल्व करेंगे तो कितना हो गया? एलसीएम हो गया 4। भाग दोगे 2 बार, 2 को 3 से 6 बार, और एक कितना हुआ? 7/4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपका संशय मिट भी गया होगा कि हमारा आंसर क्या है क्या नहीं है। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है, एक प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का अध्ययन आकर्षित, अध्ययन नहीं है भाई, ये क्या है? ध्यान। ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुति की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको लोगों को आगे कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं या कोई भी नई चीज पढ़ाऊं तो मैं उसे 3-4 दिन पहले से ही आपको बताना शुरू कर दूंगा कि हम फला दिन ऐसा पढ़ेंगे, वो ऐसा टॉपिक होगा, वो ऐसा टॉपिक होगा, उसके बारे में ये चर्चा होगी। तब जाके
या तब जाके हम करें, या किसी भी प्रोग्राम में आप किसी सेमिनार में अटेंड करते हैं तो सेमिनार से कोई मुख्य अतिथि आता है, उससे पहले एंकर बोलने लगता है कि हमारे बीच में वो आने वाला है, फलाने आने वाला है, उनकी परिभाषाएं बताना शुरू कर देता है, उनकी विशेषताएं बताना शुरू कर देता है। तब आप दो लोगों का क्या होता है, उसमें ध्यान आकर्षित होता है। इसका मतलब आप किसी भी कोई भी टीचर अगर किसी भी बात के बारे में पहले से ही बताना शुरू करता है, तब स्टूडेंट्स का ध्यान क्या हो जाता है, आकर्षित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान देना शुरू कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही होता है। साइड कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो 3/4, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 9√3/4, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, आंसर है। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हो गया होगा, आप लोगों की समझ में आ भी गया होगा। आगे चलते हैं। ये कह रहा है, दिए गए समूह में आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंदर के अंतर, अंतर नहीं है, ये अंतर है, अंतर को कहते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं, ये 3 है, फिर 4 है, 5, 7, 9, 11, तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 7, और इसे बोलते हैं परिसर, प्रसार। क्या बोलते हैं, प्रसार। इसे क्या बोलेंगे, प्रसार बोलेंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है वैल्यूज के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो ये आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा, आप लोगों के समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या है, 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको होगी सर 3600 सेकंड होते हैं। और 3600 सेकंड का 1 सेकंड कितना पार्ट है, तो इसको सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा ये, यानी कि 0.00027 ऐसे बता जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और यानी कि किसी घटना घटने और नई घटने के बराबर है। कोई भी घटना घटना और नई घटना क्या होगा, वो हमेशा और हमेशा एक के बराबर है। मतलब अगर मैं आपको कोई मैच हो रहा है, उस मैच के जीतने और नहीं जीतने दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना, उनको जोड़ देंगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा और हमेशा क्या होती है, एक होती है। सारी की सारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो टॉपिक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये मैंने अपने एग्जांपल्स में करवाए हैं। मैंने जो जहां ऑफलाइन हमारा रीट का बैच चल रहा था, प्री का, पात्रता का, उसमें ये सारे के सारे लगभग लगभग सारे के सारे एग्जाम्पल में से ही आ गए। देखो आगे। ये कह रहा है, पूर्व कथन करना कार्य सूचक क्रिया किस उद्देश्य से संबंधित है। देखो, पूर्व कथन करना, कोई भी स्टूडेंट पूर्व कथन करता है, ये समझ से जुड़ी हुई चीजें हैं, और समझ से जुड़ी हुई चीज को क्या बोलते हैं, ज्ञान उपयोग कहते हैं। ज्ञान का उपयोग कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो कह रहा है, छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से करता है, वो कहलाता है। आपको अगर पूछा जाए कि 2 + 2 कितना होता है, तो जवाब दिया 4, 5 × 4 तो होगा, तो जवाब दिया 20, 3 को हम 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, तो आपको सर जवाब दिया 9 हो गया। तो ये क्या होगी, मौखिक परीक्षण हो गया, यानी कि मौखिक गणित ही बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई, तो उसमें निहित है, तो उसमें वैधता निहित है। उसमें क्या निहित है, वैधता निहित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, x³ - 8 का गुणनखंड है, फैक्टर है। तो मुझे बताओ, x³ - 8 को क्या लिख दें, 2 क्यूब। तो मुझे इतना बताओ, ये क्या बना, a³ - b³ हुआ। इसका फॉर्मूला होता है a - b, और फिर a² + ab + b², यही तो होता है। अब इसे इसका वो लिखेंगे तो ये क्या हुआ, x - 2, फिर क्या होगा, x² + 2x + 2 का स्क्वायर, कितना हुआ, 4। सही है। अब इसमें कौन सा
फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है एक एक्स अक्ष पर बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक क्वाड्रेंट ऐसा होता है, यहाँ से ये वाला जो होता है वो एक्स अक्ष होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो वाई अक्ष होती है। ठीक है, अभी कह रहा है एक एक्स अक्ष पर क्या होता है, देखो एक्स अक्ष पर बढ़ने पर एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। वाई का मान जीरो बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ, दो लिखा हुआ, तीन लिखा हुआ, चार लिखा हुआ, पांच लिखा हुआ, मैं अगर कहूं कि यहाँ पे है तो यहाँ पे x की वैल्यू तो एक x की तो x एक्सेस की वैल्यू एक है, y की जीरो है। यहाँ पे क्या है, दो है और जीरो है। सही है। यहाँ पे क्या है, तीन है और जीरो है। यहाँ पे क्या होगी, चार है और जीरो है। सही है। तो हमारे पास में वाई एक्स यानी कि वाई जहां पे भी जीरो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे तो एक्स और वाई दोनों है, यहाँ पे एक्स जीरो ये नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ये एक्स एक्स अक्ष पे की वैल्यू हो गई, ये वाई अक्ष की वैल्यू हो गई, तो आंसर हुआ 2,0 गया। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, आंसर है। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है, यदि छूट परसेंट 20% कर दी जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। देखिएगा, मैं अगर आपको छूट किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे दी जाती है, तो हम ये कह सकते हैं मार्केट प्राइस में से छूट घटा दी जाती है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आती है। 10% छूट कर देंगे तो ये 90% सेलिंग प्राइस हो गया। और कॉस्ट प्राइस पे 20% यानी कि 120% ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, बराबर हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए तो एमपी अनुपात सीपी की बात करें तो ये 120 और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मार्केट प्राइस तो 120 है और कॉस्ट प्राइस 90 है। अब ये कह रहा है कि 20% की छूट दे दी जाए तो लाभ कितना होगा। इस पे 20% कम कर दीजिए तो 120 का 20% कितना होगा, 12 दूना 24 कम कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। 90 रुपए का माल है, उसे 196 रुपए में बेचा जाए तो 6 रुपए का लाभ होगा। कहां से होगा, 90 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100। इससे ये कट गया, दो से दो, तीन से काट देंगे दो बार, तीन से तीन बार, तो कितना आया, 20/3 हुआ, तो कितना हो जाएगा, 6 से 2/3%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 6 से 2/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने इन सवालों को समझने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, बराबर कितना हुआ, 600। इससे कट गया तो साइड बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 100 बार कटेगा तो साइड बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको होगी 10। और इसके विकर्ण का फॉर्मूला होता है साइड को किससे गुणा कर दीजिए, तो आप कहोगे सर √3 से गुणा कर दीजिए। तो हम कहेंगे 10 को गुणा कर दीजिए √3 से, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10√3 से। कितना हो जाएगा, 10√3 सेमी हो जाएगा, 10√3 सेमी। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है, गणित शिक्षण के उच्च प्राथमिक स्तर पर सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त है। तो देखो, सूत्र स्थापना के लिए कौन सी विधि होती है, निगमन विधि होती है। क्या होती है, निगमन विधि होती है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो कह रहा है 5/9, 3/7, 11/13, 6/11 और 7/9 भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का योग होगा। सबसे पहले तो इनकी बड़ी और छोटी देखो, 5/9 है, इसे यहाँ पे जीरो लगा दो, पॉइंट लगा देंगे, 9 5 45, 5 बच गया यहाँ पे, और फिर जीरो, 9 5 45, 0.55 का मान हुआ। 3/7 की बात करें, जीरो लगा दें यहाँ पे, हम पॉइंट लगाएंगे, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूना 14, पॉइंट 42 हुआ। हम बात करें 11/13, यहाँ जीरो लगा देंगे, हम ये कहेंगे 11 कितना हुआ, 11 8 104, 6 बच गया, और 11 4 13, 13 चौक 52, 84 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, तो 6/11, यहाँ जीरो लगाएंगे, पॉइंट लग जाएगा, 11 5 55, 5 बच गया, और जीरो लगा देंगे, 11 4 44 ही हो जाएगा। और फिर कितना बच गया, 7/8, यहाँ जीरो लगाएंगे तो भाग देंगे, 8 8 64, 6 बच गया, और 8 to 7 56, तो 87 हुआ। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 7/8 है, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/7 है। तो ये कह रहा है 3/7 प्लस 7/8 क्या है,
3/7 और 3/7 प्लस 7/8 है। देखो इनका एलसीएम कितना हुआ 7, 56, तो नीचे 56 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हुआ एक सही 17/56 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखो। ये कह रहा है यदि किसी कोण के संपूरक तथा पूरक कोणों का अनुपात 5:2 है तो कोण का मान क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, संपूरक कोण क्या होता है, वे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 होता है। अगर कहूं कि एक कोण हमारे पास में एक कोण x ले लिया तो उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस x। अब इसका ये तो संपूरक कोण हो गया, सही है। और पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण क्या होते हैं, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए, तो ये पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस x होगा। अभी कह रहा है इन दोनों का रेशियो 5:2 है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 180 माइनस x बटा 90 माइनस x बराबर 5/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हुआ 360 माइनस 2x और 450 माइनस 5x। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोण का मान क्या है, तो कोण का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखिए सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो अगर मैं आपको ये कहूं ये है, तो ये तो 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और हमारे पास में ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इन दोनों में से हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती है उसके लास्ट के दो अंक होते हैं, वो एक से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्गों के बराबर होते हैं, सही है। 1 से लेकर 24 तक की वर्गों की संख्या में से निकल के आता है। तो हमारे पास 1 से लेकर 24 तक की जो वर्ग संख्या है वह 56 है। ये देखो 16 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे सर 256 होता है। 86 किसी में नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ये स्क्वायर है किसका 316 का स्क्वायर है। 316 का स्क्वायर क्या होता है 99856 होता है। कितना होगा 99,856 होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो बराबर आयतन वाले बेलन है, सही है। तो हम क्या कहेंगे, बेलन का स्क्वायर होता है फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसे 1 मान लो, इसे भी 1 मान लो। ये भी बराबर है पाई R2 का स्क्वायर H2, सही है H2 है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये कह रहा है इनकी ऊंचाइयां, तो ये एक है, तो R1 का स्क्वायर इंटू एक हुआ बराबर R2 का स्क्वायर इंटू कितना हुआ ये 3। हमें पता है R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर, ये क्या होगा 3/1। रूट कर देंगे तो R1 बटा R2 क्या होगा, तो आप कहोगे सर √3/1। तो हमारे पास में क्या रेशियो आ जाएगा, तो आप कहोगे सर √3:1 हो जाएगा। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया आंसर हुआ। आप लोग मिला लेना, जो जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर एकदम सटीक आंसर है, बिल्कुल डेफिनेट आंसर है। बड़े ध्यान से आप समझते चलो, आगामी चीजों के बारे में भी आप समझते हुए चलना, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं मेंस का बैच, द्रोणाचार्य बैच, जो वडोदरा अकेडमी जयपुर की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो जो भी विद्यार्थी अपनी प्री में 90 प्लस जर्नल के लिए हाईएस्ट 90 प्लस जिसके भी नंबर है, वो सारे के सारे मैथ साइंस मैथ हमें रीट लेवल 1 के रीट लेवल 2 में एसएसटी और साइंस वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बैच लेके आए। ठीक है, तो आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, यानी कि इन दोनों का आपको होगी सर 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 20। सही है। ये कह रहा है कारखाने में कुल टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 8 बराबर 116 160। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पेपर है, अगर कोई विद्यार्थी बड़े ध्यान से पढ़ रहा है और बड़े ध्यान से तो
पूरा का पूरा 30 मिनट भी नहीं लगे इस पेपर को सोल्व करने में। ठीक है, आगे हम बढ़े तो अगला जो सवाल है वो कह रहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? ये तो सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, इस गणित की सांस्कृतिक मूल्य की जरूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगला जो सवाल है ये कह रहा है दी गई आकृति में x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री है तो x का मान क्या होगा? देखो ये जो बाह्य कोण होता है वो दो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हो सर x प्लस वाई तो कितना आ गया? 120 हो गया। और कहा गया x माइनस वाई बराबर कितना है? कितना है इसमें? 10 है। तो इस x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए जोड़कर आधा कर दो। 120 प्लस 10 कर देंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 130 में किसका भाग दोगे? 2 का, तो कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 65 डिग्री क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? आंसर है। क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा हमारा क्या है। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 7/875 का क्यूब रूट है। तो देखो इसे काट दें तो 7 से काटोगे एक बार, 7 से कट जाएगा 125 बार। क्यूब रूट करना है तो 1/5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से आगे तो सारे के सारे हमारे सवाल हो चुके हैं। ठीक है, और हमारे जो बैच है रीट मेंस के लिए L2 का भी है, L1 का भी है, L2 SST का भी है। ठीक है, और L2 साइंस का भी है। आप मरुद्रा अकेडमी से जुड़कर आप अपने आगे की जो जर्नी है उसे कंप्लीटली अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कोशिश की आप लोगों को आपका जो आंसर है उनको पहुंचाने की। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए और आपको ऐसा लगे कि बहुत अच्छा आप लोगों को समझाया गया है, पूरी की पूरी सटीक जानकारी आपको दी गई है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो सारी की सारी बताना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है मरुद्रा अकेडमी जयपुर के से, तो वह मरुद्रा अकेडमी जयपुर के नाम से जो प्ले स्टोर से जो चैनल है उस चैनल को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे लॉग इन करके जुड़ जाइएगा, ताकि आगे की जर्नी आपकी स्मूथ हो जाए और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। थैंक यू फॉर लर्निंग।